आंध्र प्रदेश ने तेलुगु देशम और चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए को एक ऐतिहासिक जीत दी। 164 विधानसभा के सीट और 21 पार्लियामेंट के सीट। पूर्व मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी का कहना है कि उन्हें कोई कारण नहीं दिखता जिसकी वजह से उनके पार्टी को इतना अपमानजनक हार मिली। 13 ऐसे वजह हैं जो हम आपको बताएंगे। पहला कारण है सितंबर 2023 में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी, जिससे उनके प्रशंसकों और समर्थकों को काफी झटका लगा, जो इन्हें प्रगतिशील राजनीतिक नेतृत्व का चेहरा मानते थे। पुलिस की कार्रवाई पर प्रतिशोध की राजनीति का संदेश जताया जाता है। फिल्मों में अक्सर हीरो हीरोइन को बचाते हुए नजर आते हैं, लेकिन पवन कल्याण ने हीरो जैसी एंट्री तब दी जब चंद्रबाबू नायडू और तेलुगु देशम दबाव में नजर आ रहे थे। राजमंड्री सेंट्रल जेल के बाहर पवन कल्याण जब लोकेश के साथ नजर आए और उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव चंद्रबाबू नायडू और तेलुगु देशम के साथ लड़ने वाले हैं, तब काडर और लोगों में भी विश्वास हो गया कि अब चंद्रबाबू नायडू वापस आ सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और लोकेश हर आम सभा में जगनमोहन रेड्डी को साइको कहा करते थे और ये पूछते थे कि चाचा को किसने मारा। ये वाईएस विवेकानंद रेड्डी के बारे में है, जो जगनमोहन रेड्डी के चाचा थे और उनकी हत्या हो गई थी 2019 में। इस सवाल से लोगों के मन में काफी शक पैदा हुआ और जगनमोहन रेड्डी के छवि को भी नुकसान पहुंचाया। चंद्रबाबू नायडू ने अपने घोषणा पत्र में न सिर्फ अपने गारंटीज बल्कि जगनमोहन रेड्डी के कल्याण कार्यक्रम के साथ साथ विकास और नौकरियों की भी बात की। संसाधन के लिए जूझ रहे राज्य के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है, लेकिन लोगों को ये पसंद आया। डॉक्टर, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 8 लाख सरकारी कर्मचारी अलग अलग वजह से वाईएसआरसीपी सरकार से नाखुश थे। बताया जाता है कि बहुत सारे महीने पहले उन्होंने तय कर लिया था कि इस सरकार को बदल देना चाहिए। शायद इसी वजह से वाईएसआरसीपी का भाग्य तय हो गया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पिछले 5 साल में उनके काडर और लीडर की नींद हराम कर दी वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने। आलोचक कहते हैं कि लोगों को भयभीत कर दिया गया था कि अगर आप तेलुगु देशम या चंद्रबाबू नायडू के समर्थक हैं तो आप पर निशाना साधा जा सकता है। जगनमोहन रेड्डी के स्वयंसेवी व्यवस्था की वजह से सबसे वंचित लोगों के दरवाजे तक प्रशासन पहुंच गया, लेकिन इससे अधिकारी और राजनीतिक नेता खुश नहीं हुए, क्योंकि उनको लगा कि उनकी लोकप्रियता पर इसका असर पड़ रहा है। लोगों में ये चर्चा चलने लगी कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार कल्याणकारी कार्यक्रम पर ही ध्यान दे रहा है, विकास और नौकरियों पर नहीं। लोगों में ये भी बात होने लगी कि लाभार्थियों से सवाल पूछा जा रहा था, महिलाओं से और बुजुर्गों से, कि आपके जेब में तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन हमारे भविष्य और नौकरियों का क्या। इससे भी वोट में बदलाव आया। एनडीए गठबंधन का चुनावी गणित पूरी तरह से कारगर रहा। पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू हफ्ते में 2-3 बार मिलते थे और एक दूसरे के साथ मर्यादा और समर्थन जताते थे। गठबंधन के अलावा संख्या की ताकत भी एनडीए के काम आई। एक तरफ थे वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो एक अकेले सिपाही और प्रचारक के रूप में वाईएसआरसीपी के लिए काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ थी एनडीए, जिसके लिए चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, नारा लोकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी थे, और उन्होंने एनडीए की आवाज इतनी बुलंद की जिसका मुकाबला वाईएसआरसीपी नहीं कर पाई। तेलंगाना और बीआरएस से लिए सबक से जगनमोहन रेड्डी और वाईएसआरसीपी को फायदा नहीं हुआ। अगर केसीआर ने 2023 के चुनाव इसलिए हारा कि उन्होंने विधायक नहीं बदले, तो जगनमोहन रेड्डी ने 100 से ज्यादा उम्मीदवार बदले और इससे भी उनको फायदा नहीं हुआ। कहा
माना जाता है कि जगन मोहन रेड्डी कुछ लोगों से घिरे हुए थे, जिसकी वजह से वो वास्तविकता से दूर चले गए। हालांकि उन्होंने पदयात्रा की जिसमें वो लोगों से मिलते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद लोगों को लगने लगा कि उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। नारा लोकेश ने युवगलम का कार्यक्रम लिया। इसमें वो 3132 किलोमीटर चले। कुप्पम, जो दक्षिण आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां से वो निकले और पहुंचे विशाखापट्टनम तक, और इसमें 226 दिन लगे। इसके बीच उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और उनको समाधान करने का वादा किया जब वो सत्ता में आएंगे। इससे काफ़ी एक पावरफुल कनेक्ट बना उनका लोगों के साथ।